साथियों नमस्कार। एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत बीए चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं और उसी की श्रृंखला में आज आपके सामने जो मैं पल्लव वंश पढ़ा रहा था उसकी अगली कड़ी को देखते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? पल्लव वंश। साथियों, हमने अभी तक जो आपसे चर्चा किया था कि ये जो पल्लव वंश है इसके प्रमुख शासक कौन है या इसके बारे में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है। साथियों, इसके बाद जो प्रमुख टॉपिक होगा वो होगा जो इसके महत्वपूर्ण शासक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन हम उन्हीं को देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जो हमारी परीक्षा में जिनकी आने की संभावनाएं अत्यधिक है। मैं उन्हीं प्रश्नों पर आपसे विस्तार से चर्चा करने का काम करूंगा। तो हम देखते हैं कि आखिरकार इसके जो शासक हुए वहां पर मैंने प्रमुख शासकों का उल्लेख किया था। उन्हीं शासकों को जो इसके प्रमुख शासक हैं उनको हम यहां पर विस्तार से देखेंगे। तो मैंने आपसे एक चर्चा किया था सिंह विष्णु के बारे में। किसके बारे में? सिंह विष्णु के बारे में। ये क्या थे? इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे? इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपने विजयों के माध्यम से पल्लव वंश को महान बना दिया। पल्लव वंश को महान बना दिया। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? सिंह विष्णु, जो इसके प्रथम शासक, ऐसे शासक थे जिन्होंने पल्लव की गरिमा को ऊपर लाने का काम किया, पल्लव की गरिमा को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। मतलब कि इन्हीं के बाद से पल्लव वंश का नाम इतिहास में प्रमुख रूप से जाना जाने लगा। तो हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण है वो कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु से हम आगे आपसे चर्चा करते चलेंगे। तो जो सिंह विष्णु है ये क्या थे? इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी उपाधि की, तो उपाधि क्या थी इनकी? अवनी सिंह की। क्या उपाधि थी इनकी? अवनी सिंह की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्रश्न आता है, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो जो होता है मुख्य रूप से वो हेडिंग बेस होता है। जो हमको लिखना होता है, जितने उसमें मुख्य फैक्ट होते हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब हमको फैक्ट पता होता है तो हम खुद ब खुद अपने बातों को जोड़ते हुए उन प्रश्नों को सॉल्व सही तरीके से कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिएगा और साथ ही साथ जो इसके फैक्ट हैं उनको भी याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? तो देखते हैं कि इनकी उपाधि क्या थी। तो इनकी उपाधि जो थी वो क्या थी? अवनी सिंह की थी। अगर हम बात करें कि ये किस धर्म के उपासक थे, तो ये थे उपासक वैष्णव धर्म के। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के, मतलब कि भगवान विष्णु को मानने वाले थे। अगर हम आगे चर्चा करें तो इनके दरबार में एक इतिहास साहित्यकार हुए जिनका नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी। तो हम कह सकते हैं कि भारवी इनके दरबार को सुशोभित करते थे। भारवी इनके दरबार को सुशोभित करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक
ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये 12वीं भी महत्वपूर्ण है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 12वीं के बारे में पूछते हैं कि 12वीं किसकी राजसभा में रहते थे। तो पहला पॉइंट हो गया कि 12वीं कहां रहते थे, पल्लव वंश के शासक सिंहविष्णु के दरबार को सुशोभित करते थे। उसके साथ साथ हमको और क्या याद रखना है कि 12वीं की जो रचना है किरातार्जुनीयम, मतलब कि एग्जाम में पूछता है कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। किरातार्जुनीयम ये महाभारत के एक संवाद से लिया गया है जिसमें किरात प्लस अर्जुन के युद्ध का विवरण है। किरात मतलब भगवान शिव और अर्जुन के बीच में ये युद्ध होता है। भगवान शिव किरात के रूप में होते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं। तो उसी युद्ध का वर्णन 12वीं ने अपने इस ग्रंथ में किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इरेज करता हूं। आगे देखते हैं। इन्होंने मामलपुर के आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने मामलपुर के आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये एक इनकी स्थापत्य के रूप में निर्माण है जिसको इन्होंने करवाया था। और क्या कहते हैं, अगर इनके हम विजयों की बात करें, इनकी विजय जो थी वो क्या थी, यहां हम देख लेते हैं। एक दानपत्र है, अभिलेख है काशाकुडी। दानपत्र के अनुसार काशाकुडी दानपत्र के अनुसार इन्होंने कलभ्यों को परास्त किया। इसके साथ साथ इन्होंने चोल, पांड्य, केरल एवं सिंघल के राजाओं को परास्त किया। ठीक है, यहां लिख सकते हैं इस तरह से सिंह विष्णु ने अपना शासन क्षेत्र कावेरी तक विस्तृत कर लिया। ठीक है, तो ये अगर आपके एग्जाम में सिंह विष्णु आते हैं तो आप जो है इन पॉइंट्स का वहां पर उल्लेख करते हुए अपने और बातों को समाहित करते हुए, मतलब अपने भाषा में लिखते हुए आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप फैक्ट को भी याद करिएगा और एक कॉन्सेप्ट को भी समझने का काम करिएगा कि पल्लव वंश के जो महान शासकों की शुरुआत होती है वो सिंह विष्णु से मानी जाती है और सिंह विष्णु को क्या मान लिया गया, इस वंश का संस्थापक मान लिया गया या महानतम शासकों की पहली कड़ी मान ली गई कि इनसे ही महान शासकों की शुरुआत होती है। तो सिंह विष्णु के बाद हम अगले शासक की ओर चलते हैं और उसका नाम क्या है, क्या आपको याद है, मैंने लिखवाया हुआ था, क्या नाम था,
महेंद्र वर्मन फर्स्ट। बहुत अच्छे। हम चर्चा करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। बात करें इनकी उपाधि की, तो उपाधि क्या थी इनकी? उपाधि थी मामल विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, गुणभर, गुणभर, महेंद्र विक्रम, महेंद्र विक्रम। ठीक है, ये क्या थी? इनकी उपाधि। आगे बात करें तो हम महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का एक महान शासक, एक महान शासक, कवि, कवि एवं, कवि एवं संगीतज्ञ था, कवि एवं संगीतज्ञ था। ठीक है। अगर हम बात करें इनके विजयों की, तो इनकी जो विजय थी वो क्या थी? हम देखते हैं पल्लव चालुक्य, पल्लव चालुक्य संघर्ष, पल्लव चालुक्य संघर्ष। यहीं से क्या होती है, मतलब इन्हीं के शासनकाल से पल्लव के जो समकालीन एक वंश था, पल्लव के जो पड़ोसी एक वंश था, उसका नाम क्या था? चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य। और उन्हीं से इनका एक संघर्ष प्रारंभ होता है। और हम देखते हैं, मैं आपको मैप के माध्यम समझा रहा हूं। अब यहां लिख लेते हैं पहले हम पल्लव चालुक्य संघर्ष किससे होता है। वो जो संघर्ष होता है वो होता है, यहां पर कौन रहेगा? महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और यहां पर कौन रहेगा? यहां पर रहेंगे पुलकेशिन द्वितीय। कौन होगा? पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के मध्य एक संघर्ष होता है। और इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है कि महेंद्र वर्मन को पराजय हाथ लगती है और पुलकेशिन द्वितीय को विजय हाथ लगती है। और पुलकेशिन द्वितीय कांची पर आक्रमण करते हुए इसके जो उत्तरी भाग होते हैं उनको अपने अधीन हस्तगत कर लेता है। तो इस तरीके से पल्लव चालुक्य संघर्ष में कौन विजित होता है? इन द लास्ट पुलकेशिन द्वितीय होता है। ठीक है। थोड़ा यहां समझ लीजिएगा क्योंकि आगे भी आएगा बार बार। ये आपका भारत का मैप है। ठीक है। ये दक्षिण भारत में बात ही किया था कि यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत हो गया और इसके नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिण भारत। और यहीं पर एक इस क्षेत्र के लगभग एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। और यहां पर मैंने क्या देखा था, इस क्षेत्र पर किसकी स्थापना होती है? इस क्षेत्र पर पल्लव वंश की स्थापना होती है। किसकी? पल्लव वंश की स्थापना होती है। यहां पर एक नदी बहती है ऐसे होते हुए जिसका नाम था क्या? कृष्णा नदी। क्या नाम था? कृष्णा नदी। और इसी के पास से निकलती है एक तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। हम क्या देखते हैं? ये हो गई आपकी तुंगभद्रा नदी और ये हो गई कृष्णा नदी। ठीक है। और इन दोनों का जो शासन क्षेत्र था वो कुल मिलाकर इस क्षेत्र को छू रहा था। ये जो स्थान है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो दोआब क्षेत्र है
इसी क्षेत्र को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती। देख रहे हैं आप, ये वातापी के चालुक्य का शासन क्षेत्र है और ये पांड्यों का शासन क्षेत्र है, और दोनों के मध्य के बीच में ये जो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा के दोआब का क्षेत्र है, ये आपसी टकराव का कारण बनता है। और इसकी शुरुआत होती है महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल से। यहाँ पर कौन रहेगा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन रहेगा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और यहाँ पर कौन होगा? पुलकेशिन द्वितीय। कौन होगा? पुलकेशिन द्वितीय। और ये क्या करते हैं? इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि जो इसका उत्तरी भाग होता है वो पुलकेशिन द्वितीय के कब्जे में आ जाता है। और इस तरीके से इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि महेंद्र वर्मन जो है वो पराजित हो जाता है। तो जो विजय थी उसकी, उसमें जो है मतलब जो संघर्ष होता है उसमें क्या होता है? महेंद्र वर्मन को पराजय हाथ लगती है। फिर भी वो बाद में युद्ध करता है और अपने शासन के खोए हुए प्रांत को पाने की कोशिश करता है और बहुत हद तक सफल भी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमने आपसे कहा कि यह कवि थे, संगीतज्ञ थे। तो अगर बात करें महेंद्र वर्मन फर्स्ट की और क्या प्रमुख बातें थी, तो उनमें हम देख सकते हैं कि यह एक क्या थे? यह एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने, या ऐसे लिख सकते हैं, इनके दरबार में, या ऐसे लिख लीजिएगा, इनके संगीत गुरु रुद्राचार्य थे। कौन थे? रुद्राचार्य थे। इन्होंने संगीत का एक ग्रंथ कुडमिमालय, क्या नाम है? कुडमिमालय। साथियों, आप जो है जो इसके पॉइंट्स हैं उसको जरूर याद रखिएगा। कुडमिमालय नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। ठीक है, संगीत ग्रंथ की रचना की। अगर हम बात करें इनके और ग्रंथों की, तो इन्होंने एक फेमस ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है, इन्होंने मत विलास नामक प्रसिद्ध प्रहसन की रचना की। प्रसिद्ध प्रहसन की रचना की। तो इनके द्वारा ये संगीत प्रेमी थे, और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रुद्राचार्य हुआ करते थे। और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी एक ग्रंथ लिखा जो था, क्या था? कुडमिमालय था। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं, इन्होंने महेंद्रवाड़ी नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। महेंद्रवाड़ी नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, इतना लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन्होंने तिरुचिरापल्ली नामक अभिलेख में नटराज
शिव का चित्र स्वयं बनाया था, स्वयं बनाया था। ठीक है, तो ये हुआ महेंद्र वर्मन संबंधित तो कुछ मुख्य पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप लिख भी लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। 2-3 बार आप समराइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा और अच्छे से नोट्स बना के रखे रहिएगा। जब आप पढ़े रहेंगे, जब लास्ट में आपका एग्जाम आएगा तो वहां पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो साथियों, हमने आज आपसे 2 शासकों के बारे में चर्चा की, एक सिंह विष्णु के बारे में, एक महेंद्र वर्मन के बारे में। इन दोनों शासकों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे अन्य शासकों के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।